ट्रेडर, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देखा होगा कि इस वीडियो में हम कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने वाले हैं। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है, जब हम किसी स्टॉक को पिक करने जाते हैं, उसी स्टॉक से हमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो जब हम किसी स्टॉक को गलत तरीके से बाई करते हैं या फिर हम गलत स्टॉक पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें लॉस होना कन्फर्म है। तो इसलिए उसी स्टॉक पर हमें प्रॉफिट कैसे हो, इसके लिए हमें उस स्टॉक पर पहले फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है। इस फंडामेंटल एनालिसिस में पास्ट में उस कंपनी का डाटा क्या था, प्रेजेंट में वह कंपनी कैसी ग्रो कर रही है और भी चीजें उस कंपनी पर हम देखते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीजों की बात करेंगे। यदि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेते हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाएंगे। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक को समझते हैं। स्टॉक, जब हम किसी स्टॉक को पिक करने जाते हैं तो हमें उस स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? मान लीजिए जब आप किसी स्टॉक को लेने गए यानी पिक करने गए, जब आप उस स्टॉक को बाई करेंगे तो आपको उस स्टॉक में दो टाइप की एनालिसिस करनी होती है। पहली है फंडामेंटल। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है ये हमें डेटा दिखाया जाता है, उसका आरओई कितना है, उसने साल में रिटर्न कितने निकाले और बहुत सी चीजें हमें उस स्टॉक के बारे में देखने को मिलेंगी। उसने पास्ट में कितने रिटर्न निकाले हैं, फ्यूचर में कितने रिटर्न निकालेगी, एंड प्रेजेंट में वह क्या शो कर रही है और उसका प्रेजेंटेशन क्या चल रहा है। जो टेक्निकल होता है इसकी एनालिसिस हम चार्ट पर करते हैं। जो आपने फोन पर या टीवी पर आपने कैंडल स्टिक देखी होगी कि वो कैंडल स्टिक चलती है और ट्रेडिंग का आपने देखा होगा पोर्टफोलियो, तो उसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेटर रहती है। जब आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप यदि फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। बट यदि आप उसमें टेक्निकल भी देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा रिटर्न निकलेंगे। टेक्निकल मैं इसलिए आपको पहले नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यदि मैं आपको डायरेक्ट ये बताऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि टेक्निकल समझने के लिए सबसे पहले आप कैंडल को समझिए, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, इंडिकेटर, बहुत सी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, तब आप टेक्निकल एनालिसिस करना समझ पाएंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बहुत सी चीजें होती हैं उसमें। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि आप ये करना सीख गए तो सबसे पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट से अपना पोर्टफोलियो बनाना सीख जाएंगे। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, सबसे पहले आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको उसी स्टॉक की एनालिसिस करनी आनी चाहिए। उसी स्टॉक को इस वीडियो में हम कंप्लीटली बताने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करेंगे तो आप फंडामेंटल एनालिसिस में बेस्ट रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आया स्टॉक को कैसे पिक करें, कितने टाइप्स की एनालिसिस होती है, कहाँ पर कौन सी काम आती है। टेक्निकल कठिन ज़्यादा नहीं है, बट यदि आपको मैं अभी समझाऊं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको तो पता है इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को हम समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में जो सबसे पहले चीज़ हमें देखनी होती है वह होती है मार्केट कैप, की मार्केट कितनी बड़ी है, यानी जिस कंपनी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वह कंपनी का कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा है और वह कंपनी कितनी छोटी है। मार्केट कैप क्या होता है? वह कंपनी कितनी बड़ी है। जैसे रिलायंस कंपनी का जो मार्केट कैप है वह बहुत ही ज़्यादा है। टाटा कंपनी, जिस कंपनी का मार्केट कैप जितना ज़्यादा होगा वह कंपनी उतने ही रिस्क से कम होती है। जिसमें जितना कम कैपिटलाइजेशन होगा वह कंपनी उतने ही हाई रिस्क पर होती है। हाई रिस्क इन स्मॉल कंपनी। जितनी छोटी कंपनी होगी उसमें उतना ही रिस्क इन्वॉल्व होता है, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसमें हमें उतना ही कम रिस्क देखने को मिलता है। जो बड़ी कंपनी है, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, इनका मार्केट कैप बहुत ही बड़ा होता है, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही बड़ी है। अब जो मार्केट कैप है इनके
तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कंपनी को। स्मॉल कैप, दूसरी है मिड कैप, तीसरी है लार्ज कैप। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इन तीनों के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपको ये सब नहीं आता है तो आप मेरी पहली वाली वीडियो जाकर देख लें, जिसका लिंक आई बटन पर शो हो रहा होगा। यदि आप इन सबको समझ लेते हैं तो आप मार्केट कैप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि मार्केट कैप क्या होता है। मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। स्मॉल कैप वो होती हैं जिसमें छोटी कंपनियां आती हैं। इसमें टाइम मैटर नहीं करता है, इसमें उसका कैपिटलाइजेशन मैटर करता है कि वह कंपनी कितनी बड़ी है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में एक डाटा दिया जाता है 5,000 करोड़ के नीचे जितनी भी कंपनी आएंगी स्मॉल कैप में होंगी। 5,000 से 20,000 करोड़ के जो भी जितनी बीच में कंपनी आएंगी वे सभी मिड कैप में आएंगी। और जो 20,000 के ऊपर आती हैं, 20,000 करोड़ की जितनी भी कंपनी ऊपर आपको देखने को मिलेगी वह सभी लार्ज कैप में आती हैं। आपको ये सब डिटेल में पिछली वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको ये सब समझ में ना आ रहा हो, तो सबसे पहले आप मेरी वो वाली वीडियो देख लें जिससे आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के बारे में नॉलेज हो जाए, तो आप मार्केट कैप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो आपको ये समझ में आया मार्केट कैप क्या होता है। तो जब हम एनालिसिस करने चलेंगे तब आपको बताएंगे कि एक अच्छी कंपनी का कैपिटलाइजेशन मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कितना होना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ROE। अब हम समझेंगे कि ROE किसे कहते हैं। ROE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑफ इक्विटी। इक्विटी होती है वह कंपनी के जो शेयर हैं, उस कंपनी के पास जो शेयर है उसे हम इक्विटी बोलते हैं। मतलब उसके पास जो शेयर है उस इक्विटी यानी उस शेयर पर वह कितने परसेंट का रिटर्न निकाल रही है। 10%, 15%, 20%, 25%। वह कंपनी जितना ज़्यादा परसेंटेज आपको देगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो आप मुझे ये कमेंट में बताइएगा कि ROE कम होना चाहिए या फिर ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी समझ में आ गया। एक इसी में चीज होती है ROCE। सबसे पहले आप ROE को समझिए। ROCE को हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि ROCE किसे कहते हैं, तो आपको समझ में भी आएगा। यदि मैं अभी आपको बता दूं तो हो सकता है आप इसे भूल भी सकते हैं। तो आप एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिए, उस पर आप ये सभी डाउट्स लिखिए, तो आपको समझ में भी आएगा और आप इन्हें बाद में पढ़ भी सकते हैं। और नोट्स आपको हमेशा काम आएंगे। जिस कंपनी पर हमने इन्वेस्टमेंट की है वह कंपनी कितने परसेंट का रिटर्न निकाल रही है। मान लीजिए कंपनी है ABC, वह कंपनी 15% रिटर्न निकाल रही है, तो वह जितना ज्यादा कंपनी रिटर्न निकालेगी उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, और जितना वह कम रिटर्न निकालेगी उतना आपको लॉस होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा क्योंकि नॉर्मल सी लैंग्वेज है। वह कंपनी जितना आपको परसेंट निकाल के देगी आपको उतना प्रॉफिट होगा। तो जिस शेयर पर हम अपना पैसा डालें, ROE जितना ज्यादा होगा वह कंपनी उतनी ही अच्छी होती है। ROE और ROCE इनका जो परसेंटेज देखा जाता है वो एक सा होता है। अगर कंपनी का परसेंटेज मिनिमम 15% है तो वह कंपनी बेस्ट है, और ज्यादा से 25 के बीच में है तो और बेस्ट है मैक्सिमम। इससे ज्यादा है तो फिर आप समझ जाइए कि वह कंपनी कैसी है, यानी बहुत ही बेस्ट है। तो मिनिमम जो डेटा है वह 15% का है। यदि वह कंपनी 15%, 14, 14.5% निकाल रही है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूं कि आप जिस कंपनी पर 15% रिटर्न निकाल ले उसी पे आप इन्वेस्ट कर दें। बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, वो अभी आपको वीडियो में समझ में आएंगे कि ROE के अलावा और भी हम क्या चीज देखते हैं। तो ROE इतना ही था। अब हम नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। अब हम समझेंगे कि EPS क्या होता है। EPS अर्निंग पर शेयर, ये क्या होता है? अर्निंग पर शेयर होता है जिस कंपनी पर हमने इन्वेस्टमेंट की है या जिस कंपनी पर इन्वेस्ट हम करेंगे वह कंपनी पर शेयर पर कितना अर्निंग कर रही है। मान लीजिए कंपनी है ABC, इसके पास टोटल 1000 शेयर हैं
तो ये पर शेयर पर कितना अर्निंग कर रही है। मान लीजिए एक शेयर पर ये 5 रुपए का अर्निंग कर रही है, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना कंपनी के लिए बेस्ट है। और जब कंपनी के लिए बेस्ट है तो आप इसी कंपनी पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। अर्निंग पर शेयर का क्या होता है, पर शेयर पर वह कंपनी जिस कंपनी पर हम इन्वेस्ट करेंगे या करने वाले हैं वह कंपनी पर शेयर पर कितना अर्निंग कर रही है। ईपीएस का फुल फॉर्म ही होता है अर्निंग पर शेयर, यानी पर शेयर पर वह कंपनी कितनी परसेंट का अर्निंग कर रही है। वह जितनी ज्यादा अर्निंग करेगी उतना कंपनी को प्रॉफिट होगा, और कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हम उसी कंपनी पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। तो अर्निंग पर शेयर में ये जितना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा उतना ही बेस्ट है। अगर में शो हो रहा होगा अर्निंग पर शेयर का डेटा, अलग अलग कंपनी में अलग अलग ईपीएस आपको देखने को मिलता है। तो अर्निंग पर शेयर आपको समझ में आया, यानी वह कंपनी जिस पर इन्वेस्ट करें या करने वाले हैं वह कंपनी पर शेयर पर कितने परसेंट का अर्निंग कर रही है। जितने परसेंट का अर्निंग ज्यादा होगा उतना ही हमारे लिए प्रॉफिट होगा। पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसका मतलब होता है कि आपको जिस कंपनी पर आप इन्वेस्ट करेंगे वह कंपनी पर आपको 1 रुपए कमाने पर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सी कंपनियों में आपको दिया रहेगा पी रेशियो 15 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, तो कौन सा बेस्ट है? जितना, अब आप ही बताइए, ये कम होना चाहिए या फिर ज़्यादा? ये जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि पी रेशियो आप 1 रुपए कमाने पर आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 100 रुपए कमानी है तो इस पर कितना लग रहा है 10, प्रॉफिट 90, यानी पी रेशियो जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए बेस्ट है। यानी 1 रुपए कमाने पर आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पी रेशियो 1 रुपए का डेटा दिखाया जाता है, ना कि 100, ना कि 1 लाख। पी रेशियो जो डेटा दिखाया जाएगा आपको वह 1 रुपए पर दिखाया जाएगा कि 1 रुपए कमाने में आपको उस कंपनी पर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, पी रेशियो जितना कम होगा उतना ही बेस्ट है, जितना कम उतना बेस्ट, ज्यादा होगा वह सही नहीं है। अब कितना होना चाहिए, कुछ तो डेटा होगा। तो यदि पी रेशियो 1 से 10 तक है तो बेस्ट है, ये मिनिमम का डेटा है, मिनिमम। यदि डेटा 10 से 20 है ये मैक्सिमम। यदि पी रेशियो 20 से ऊपर दिया गया है तो वह कंपनी बेस्ट नहीं है। हम और भी चीजें डिटेल देखेंगे, बट पी रेशियो के मामले में वह कंपनी पीछे है, यानी उसका पी रेशियो ज्यादा है। यानी 1 रुपए कमाने पर आपको 20 या 25 रुपए देने पड़ेंगे जब आपको पी रेशियो जितना उस कंपनी पर दिया गया होगा। तो 1 से 10 बेस्ट है। अब यदि आपका पी रेशियो माइनस में है, -10, -15, -20, तो वह कंपनी लॉस में है। यदि पी रेशियो माइनस में शो हो रहा है तो वह कंपनी लॉस में चल रही है। तो आपको ये समझ में आया, पी रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि 1 रुपए कमाने पर हमें कम से कम इन्वेस्ट करना पड़े। जितना हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना हमारे लिए लॉस होगा। तो पी रेशियो 1 से 10 हमारे लिए बेस्ट रहेगा। 10 से 20 है तो हम उस स्टॉक को जिस स्टॉक पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 20 से ऊपर यदि है तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि और भी चीजें उसकी डिटेल में क्या ठीक है, क्या ज्यादा है और क्या कम है। यदि पी रेशियो माइनस में शो हो रहा है तो वह कंपनी लॉस में है, यानी वह कंपनी बेस्ट नहीं है। उस कंपनी की आपको और भी डिटेल लगी नेगेटिव में दिखाई जा रही है तो आप उस कंपनी पर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये आपके लिए लॉस का कारण बन सकता है और आपका जो पैसा है वो लॉस में जा सकता है। तो आपको पी रेशियो समझ में आया, जितना कम उतना हमारे लिए बेस्ट होगा। फंडामेंटल एनालिसिस में जो हम दूसरी चीज देखते हैं वह होती है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड होता है कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट है, कंपनी ने जो भी प्रॉफिट जनरेट किया है उस प्रॉफिट से वह अपने शेयर होल्डर को कितना दे रही है, कितने परसेंटेज में दे रही है, 1%, 2%, 3%।
अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को ज्यादा परसेंट दे रही है तो हो सकता है वह कंपनी अच्छी है और वह ग्रोथ कर चुकी है। जब वह कंपनी ग्रोथ कर चुकी है तो वह अपना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे रही है। यदि कंपनी रिटर्न ज्यादा निकाल रही है यानी डिविडेंड यील्ड अपने शेयर होल्डर को ज्यादा दे रही है बट वह ग्रोथ कर रही है तो वह क्या डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देगी? वह नहीं देगी, क्योंकि वह अपना पैसा ग्रोथ में लगाएगी। उससे जो भी, देखिए फिर समझिएगा, यदि कंपनी ज्यादा रिटर्न निकाल रही है यानी ज्यादा परसेंटेज में अपने डिविडेंड यील्ड दे रही है अपने शेयर होल्डर को, तो हो सकता है वह कंपनी ग्रोथ कर चुकी है और अब वह डिविडेंड ज्यादा दे रही है। और यदि डिविडेंड कम दे रही है तो वह कंपनी हो सकता है अपना पैसा ग्रोथ पर लगा रही हो। जैसे मान लीजिए उसका 2% डिविडेंड निकालना है तो वह अपने शेयर होल्डर को ना देकर वह पैसा ग्रोथ पर लगाएगी, जिससे वह कंपनी ग्रोथ करेगी और कंपनी का प्रॉफिट होगा। और यदि वह कंपनी कम डिविडेंड दे रही है, मान लीजिए 1% या 2% का डिविडेंड दे रही है और वह कंपनी अपनी ग्रोथ भी नहीं कर रही है, तो वह कंपनी बेस्ट नहीं होगी, क्योंकि ना वो रिटर्न ज्यादा दे रही है अपने शेयर होल्डर को, यानी जो डिविडेंड निकल रहा है वह अपने शेयर होल्डर को दे नहीं रही है, तो डिविडेंड वह अपनी ग्रोथ पर लगाएगी और ग्रोथ में कंपनी कर नहीं रही है। तो इसका मतलब है जो कंपनी है वह डिविडेंड नहीं दे रही है, यानी वह कंपनी लॉस में है। लॉस में कह सकते हैं, यानी मतलब लॉस में है क्योंकि डिविडेंड कम दे रही है, ना तो वो अपने ग्रोथ पर लगा रही है और ना ही अपने डिविडेंड शेयर होल्डर को दे रही है। तो इसका मतलब है कि वह कंपनी लॉस में है और अपना डिविडेंड निकाल नहीं रही है। मिनिमम और मैक्सिमम जो हमारा डिविडेंड होना चाहिए वह होना चाहिए 2 से 6% के बीच में। यदि कोई कंपनी 2 से 6% का बीच में डिविडेंड निकाल रही है तो वह कंपनी बहुत ही बेस्ट कंपनी है, क्योंकि वह डिविडेंड दे रही है। यदि वह डिविडेंड नहीं दे रही है तो अपनी ग्रोथ पर लगाएगी, और अगर ग्रोथ पर भी नहीं लगा रही है तो वह कंपनी पक्का लॉस में है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आपको बेसिक स्टॉक मार्केट सीखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।